नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए तेवर और नए कलेवर में भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप और कानाफूसी पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। गोस्वामी तुलसीदास तो 500-600 साल पहले रामचरितमानस लिखकर चले गए। भारत में वो धर्म ग्रंथ बन गया, तमाम लोगों की वो जीवन शैली है, रास्ता दिखाते हैं। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में मानस को लेकर जो उसके अलग अलग मर्मज्ञ हैं वो उसकी व्याख्या अलग अलग तरह से कर रहे हैं। शूद्र नाम से एक सियासत उत्तर प्रदेश में गरमाई हुई है और उसको मानस से जोड़कर एक वर्ग विशेष उसका विरोध कर रहा है। हालांकि इस प्रदेश का और देश का बहुसंख्यक आबादी, चाहे उसमें वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लोगों के अपने धर्म ग्रंथों पर बड़ी आस्था रही है और उनकी बातों को सच मानता आया है। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में आग लगा दी है। इस आग में सबसे पहले घी डाला स्वामी प्रसाद मौर्य ने, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, और इस घी से जब और आग भड़की तो उनको इनाम के तौर पर महासचिव का पद भी मिल गया पार्टी में। तो जो मौर्य भाजपा छोड़कर आए थे, भाजपा में 5 साल रहे, मंत्री रहे, जो भाजपा को कहा जाता है कि कितनों भी खराब आदमी आए वहाँ बीजेपी की बैतरणी में नहा के वो पवित्र हो जाता है शामिल होके, वो शायद उनका मन बीजेपी में 5 साल रहकर भी नहीं बदला। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मानस को लेकर मौर्य हठ योग पर आमादा हैं। लेकिन दूसरी ओर ये मामला तब और तूल पकड़ गया जब अखिलेश यादव लखनऊ में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, जहां भाजपा के लोगों ने उनका विरोध किया, भाजपा के युवा संगठन के लोगों ने। जिसके बाद अखिलेश यादव का ये कड़ा बयान सामने आया कि बीजेपी हम लोगों को शूद्र समझती है, और आज मैं इतने सालों बाद समझा कि मेरे मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद उसकी गंगा जल से धुलाई क्यों कराई गई थी। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि ये बयानबाजी गलत हो रही है। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बातों के समर्थन में भी आ गए हैं। कुछ लोगों ने तो होर्डिंग लगवा दी कि भाई हम गर्व से कहो हम शूद्र हैं। लेकिन धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं होना चाहिए। इस तरह की होर्डिंग से लोगों के अपने निजी विचार हो सकते हैं, जो समाज का एक दबा कुचला तबका रहा है, कहीं उसके लिए उसकी व्याख्या हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ अलग तरह से हो रही हो। लेकिन दलित और ओबीसी वोट की खातिर इस तरह की जो सियासत हो रही है, इससे नफ़ा ज़्यादा समाजवादी पार्टी को नहीं होना है, नुकसान ज़्यादा होगा और लाभ बीजेपी को मिलेगा। देखिए, ये जो शुरुआत हुई, ये लड़ाई 2024 को ध्यान में रखकर है। लोकसभा का चुनाव है और वहाँ पर ये लड़ाई सीधी बनती जा रही है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच। मायावती का वोट तो लुट रहा था इसमें। जब मायावती ने देखी ये ढील तो वो भी आ गई कि भाई ये जो बात कर रहे हैं आप मानस की और मनुस्मृति की, ये हम नहीं मानते। हम देश के संविधान को मानते हैं जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है और जिसमें सब बराबर हैं। ऊंच नीच, जात पात, छुआछात, भेदभाव, ये सब कोई मायने वहाँ नहीं रखता है। वहाँ सबका वोट एक बराबर, सब एक जैसे हैं। हालांकि बात तो बड़ी उच्च कोटि की है, लेकिन जब वोट लेना और कैंडिडेट को टिकट देना होता है तो जाति जरूर देखते हैं लोग, और कितनी जात के कहाँ वोट है उस हिसाब से कैंडिडेट प्रत्याशी उतारते हैं। हमारे देश में एक नया चलन है, एक बड़ी अजीब विचित्रता है कि जिसमें लोगों की बड़ी आस्था हो, जिसमें लोग बड़ा पूजनीय मानते हो, उसमें कोई ऐसा नुक्स निकाल दो कि विवाद खड़ा हो जाए। मायावती ये बात जानती हैं कि उनके दलितों के बीच बीजेपी लगातार सेंधमारी कर रही है, लेकिन उन्होंने हमला सपा पे बोला है। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि बीजेपी उनके ऊँट लूट ले जाए तो उससे उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर अखिलेश के साथ चला गया तो उनको तकलीफ हो जाएगी। ये भी यहाँ पर एक फैक्टर है। हालांकि मायावती इस बात को अच्छी तरह जानती हैं और इस देश के लोग भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा धर्म को मानने वाले गरीब तबके में लोग हैं। आप देख लीजिए, कुंभ का स्नान हो, कोई मेला लग जाए, कोई उपवास हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, कथा भागवत रामायण का कहीं पर आयोजन हो, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में दलित ओबीसी जात के गरीब लोग जाते हैं
पैसा लगा के जाते हैं, उनकी अपनी आस्था होती, भूखे प्यासे रह के कष्ट सह के दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो उनकी भी भावनाएं बड़ी आहत हो रही हैं। अब इस लड़ाई में फायदे में अगर कोई रहेगा तो खाली मुझे लगता है बीजेपी ही रहेगी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। कई सालों से धक्का खा रहे थे कुछ ऐसे आईपीएस अफसर, उनके दिन बहुर गए। लिस्ट को देखकर जो 11 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए, उसमें आप कुछ नामों पर बड़ी हैरत जताएंगे। हैरत इस दृष्टिकोण से कि जिनसे कोनो कुकर्म बचा नहीं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के, महिलाओं से तमाम गंभीर आरोप जुड़े रहे, घिरे रहे, वो सब अब जिलों के एसपी बनने वाले हैं, बन गए। कईयों को और बड़ी माफ़ी मिल गई। आज इस तबादला सूची में अजय पाल शर्मा का नाम बहुत बेहद चौंकाता है। अजय पाल शर्मा को जौनपुर जिले का एसपी बनाया गया है। आपको याद होगा कि नोएडा के एक एसएसपी थे जिन्होंने खुलासा किया था कि उत्तर प्रदेश में 5 आईपीएस अफसर ऐसे हैं जो पैसे लेकर पोस्टिंग कराते हैं जिलों में। रेट का भी खुलासा हुआ था, भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं, और उसमें अजय पाल शर्मा का नाम शीर्ष पर आया था। अजय पाल शर्मा जब रामपुर में एसपी थे तो उनके खिलाफ एक महिला ने कई गंभीर आरोप लगाए। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उन पर मुकदमा भी लिखा गया। उनका निलंबन हुआ, जांच दरजार चलती रही और आखिरकार क्लीन चिट मिल गई। तो पैसा देकर पोस्टिंग लेने के आरोपों में तमाम पुख्ता नाम थे, सबूत थे, सब एक एक कर छूटे गए। अजय पाल शर्मा भी आज जौनपुर जिले के एसपी बन गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में उनकी तमाम तस्वीरें वायरल होती रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग खूब जानते हैं, थोड़ा से पीछे जाएंगे तो उनको याद आ जाएगा। लेकिन ऐसी उन्होंने कौन सी सेटिंग बैठाई, ऐसा उन्होंने कौन सी वो क्लीन चिट ले आए कि उनके ऊपर अचानक से सरकार मेहरबान हो गई। एक और नाम बिकरू कांड में चर्चित रहे कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी का। बिकरू कांड में जानते हैं आप कि 8 पुलिस वालों की मौत हुई थी। उसके थोड़े दिन पहले तक वहाँ एसएसपी थे अनंत देव तिवारी। 8 लोगों की मौत हुई, तमाम सारे लोगों पर कार्रवाई हुई। अनंत देव भी निलंबित किए गए, लेकिन वो तब तक डीआईजी हो गए थे। बाद में 2020 से लेके 23 कई सालों तक ये जांच चलती रही। अब वो बहाल हो गए और उन्हें प्रयागराज रेलवे का डीआईजी बनाकर भेजा गया है। तो सबके दिन बहुते हैं, चाहे दागी हो, चाहे अच्छा हो, चाहे गलती से सजा पाया हो, चाहे जानबूझकर गलती किया हो। तो अजय पाल शर्मा और अनंत देव इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा इनाम पाने वाले अफसरों में रहे। इसके अलावा जो लोग अभी तक डीजीपी ऑफिस में थे, उनमें के दीक्षित, शिवहरी मीना और जयप्रकाश सिंह, सुनीति, इन सब लोगों को भी जिलों से हटाकर बगल में इधर उधर पोस्टिंग दे दी गई है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी रहे विनीत जायसवाल अब लखनऊ में डीसीपी बनाए गए हैं। विनीत एक अच्छी छवि के अफसर हैं, चूँकि चुनाव हार गई थी वहाँ पर भाजपा, इस लिहाज से उसको कुछ कार्रवाई दिखाना था, करना था। इस चक्कर में विनीत जायसवाल को अपना पद गंवाना पड़ा। विनीत जायसवाल कई जिलों में एसपी रहे, उन्होंने अच्छी साख बनाई है। अगला बात आई अजय साहनी की। अजय साहनी जौनपुर में एसपी थे, वो डीआईजी हो गए थे। सहारनपुर रेंज खाली हो गई थी 31 जनवरी को, वहाँ पर डीआईजी रिटायर हो गए। अब अजय साहनी को सहारनपुर का डीआईजी बनाया गया है। पुलिस महकमे में फेरबदल होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं कि जब वो आते हैं तो उनके साथ उनका अतीत चलकर आता है, क्योंकि आदमी के नाम से बड़ा उसकी साख होती है। और साख पे जो डेंट लगा होता है, जो दाग लगता है, वो कागज़ में तो भले ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जानकारों की निगाह में जो लोग इन महकमों पर नज़र रखते हैं, उनके लिए वो हमेशा कहीं ना कहीं चौंकाता है। अजय पाल शर्मा और अनंत देव तिवारी दोनों के दिन बहुर गए हैं। अभी बहुत सारे लोग पुलिस विभाग में पड़े हैं सजा याफ्ता के तौर पर, ईश्वर करे उनके भी जल्दी दिन बहुरें। जिस प्रदेश में खेती बाड़ी का ही एकमात्र सहारा हो, वहाँ हालांकि इन दिनों उद्योग का बड़ा जोर है, इन्वेस्टर समिट भी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80% जनता आज भी खेती किसानी पर निर्भर है। और इस खेती किसानी वाले महकमे में
गंगा उल्टी बह रही है। हम पिछली कई सरकारों से इस बात को सुनते आ रहे हैं कि सरकार किसानों की आय दुगनी कर रही है, सरकार किसानों की आय दुगनी कर देगी, लेकिन इन सब के इतर आज ये एक बात सच्चाई बनकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसानों की आय दुगनी नहीं बल्कि अफसरों और मंत्रियों की आय दुगनी चौगुनी हो रही है। किसान सालों से जहां था वहीं पड़ा है, उसी दुर्दशा का शिकार है। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री और उसके अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी के, जो विभाग में मनमानेपन से काम कर रहे हैं और भेदभाव की एक लंबी फेहरिस्त वहां तैयार हो गई है। इस साल उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकार सरकारी गेहूं के बीज उपलब्ध नहीं करा पाई। मजबूरी में किसानों को बाजार से महंगा बीज खरीदना पड़ा। महंगा क्यों? क्योंकि सरकार जो बीज देती है उसे 50% की सब्सिडी मिलती है, छूट मिलती है। यानी कि अगर 40 रुपया में बाजार में बीज है और सरकार वही बीज बेचेगी तो 20 रुपया में किसान को पड़ेगा, किसान का 20 रुपया बचेगा। लेकिन जब नहीं दिया आपने तो वो 40 रुपया में जाके उसने बाजार से खरीदा। इस नाकामी को कृषि मंत्री छुपाते रहे। दूसरी ओर आइए, बात उत्तर प्रदेश के कृषि महकमे में, जहां करीब 20,000 का स्ट्रक्चर है कर्मचारियों का। इतने बड़े महकमे में अफसरों के साथ इन दिनों भेदभाव चरम पर है। सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार कृषि विभाग के मंत्री हैं। ये उनका 6ठा साल है, लेकिन उनके सजातीय प्रेम ने किसानों और अफसरों के प्रमोशन के रास्ते में बड़ी बाधा पैदा कर रखी है। कृषि विभाग में अफसरों और मंत्री की मनमानी इस कदर हावी है कि प्रमोशन पाने के बावजूद अधिकारी 6-6, 7-7 महीने से ही पुराने पदों पर काम कर रहे हैं, उनको नई जगह पोस्टिंग नहीं दी जा रही है। पद खाली है, प्रमोशन हो गया है, लेकिन 6 महीने से पुरानी जगह बैठे हैं, तैनाती नहीं दी जा रही। क्यों? क्योंकि वहां पर अपने चहेतों को अतिरिक्त चार्ज देकर मंत्री जी ने बैठा रखा है। जिस देवेश चतुर्वेदी को आप उत्तर प्रदेश के बहुत ईमानदार अफसरों में गिनते हो, वो अपने आंख बंद किए हुए हैं, वो अपने कान में रुई डाले हुए हैं। उनको मंत्री के सामने बात कहने की हिम्मत नहीं है। कृषि विभाग में 6 महीना पहले अगस्त माह में निदेशक पद पर डीपीसी हुई थी। उस समय एक पद निदेशक का खाली था, जिस पर एसबी सिंह अपर कृषि निदेशक का प्रमोशन हुआ और बीज प्रमाणीकरण संस्था के निदेशक का पद खाली था। आज 6 महीना से उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था में निदेशक का पद खाली है, लेकिन एसबी सिंह अपर कृषि निदेशक ही बने हुए हैं निदेशालय में, डायरेक्टर होते हुए भी, और उनकी तनख्वाह उसी के सापेक्ष निकल रही है, बीज प्रमाणीकरण के डायरेक्टर के। और वहाँ पर चार्ज पे कौन है? वहाँ पर चार्ज पे हैं पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी का मूल पद है रहमान खेड़ा का डायरेक्टर। तो एक साथ 2-2 पदों पर पंकज त्रिपाठी काबिज हैं मंत्री सूर्य प्रताप शाही की कृपा से। जो लोग प्रमोट हुए, डायरेक्टर एक प्रमोट हुआ बैठा है 6 महीने से, उस पर उनकी निगाह नहीं है, उसको पद देने को तैयार नहीं है। अलग से मीटिंग जब होती है तो देवेश चतुर्वेदी मंत्री की हाँ में हाँ मिलाकर अफसरों को निलंबित करने का, मुख्यमंत्री कार्यालय में रिपोर्ट भेजने का खुली मीटिंग में ऐलान करते हैं और कार्रवाई करने की चेतावनियां जारी करते हैं। ये रही डायरेक्टर की बात। अब कृषि विभाग में अपर निदेशक के 3 पद खाली हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से अपर निदेशक पद पर तैनाती, प्रमोशन हो चुका है, तैनाती नहीं हुई। सितंबर में हुई थी डीपीएससी, 7 महीना हो गया। आगे आइए, उसके बाद जेडीए के पद आते हैं। डिप्टी डायरेक्टर से जेडीए बनने के 6 पद हैं, प्रमोशन हो गए हैं, पोस्टिंग नहीं हुई। डिप्टी डायरेक्टर के पद पे आइए, अंबेडकर नगर, बुलंदशहर, कई जगहों पर डिप्टी डायरेक्टर के पद खाली हैं। डीओ डिप्टी डायरेक्टर पद में प्रमोट हो चुके हैं तमाम सारे लोग, लेकिन पोस्टिंग नहीं हो रही 7 महीने से। क्यों? क्योंकि मंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं है। आप सोचिए, 7-7 महीने हो गए प्रमोशन पाए और लोग अपने पुराने पदों पर काम कर रहे हैं और पद ऊपर खाली है, तब भी पोस्टिंग नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों की तरक्की के इस तरह से मंत्री और प्रमुख सचिव ढोल पीटते हैं। ये हकीकत है। ना आप बीज दे पाते हैं, ना अफसरों का मनोबल बढ़ा पा रहे हैं।
सच्चाई के इतर रोज कहानियां नहीं गढ़ी जाती हैं। मंत्री इन्वेस्टर समिट में देश विदेश घूम आए, यहाँ पर आइए इन्वेस्ट करिए। जो यहाँ पर हैं उनको कोई 75 नहीं है। ये हाल है। सूर्य प्रताप शाही के महकमे में किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से मनमानियाँ चल रही हैं, शायद सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो प्रमोशन पाकर भी अगर पद पर नहीं पहुँचे तो आने वाले 2-4 महीने में रिटायर भी हो जाएंगे। तो सरकार में बैठकर इस तरह से अन्याय अगर चल रहा है तो इससे वो किसानों को कौन सी डिलीवरी दे रहे होंगे, वो कैसे मनोबल से काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में कृषि को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कैसे अधिकारी काम करेंगे। ये तस्वीरें हैं, ये बताती हैं ये खबर कि हम जो चीज़ नहीं देख पाते, जो सरकार की निगाह में नहीं आती, वो अब आपके सामने है। आप कार्रवाई करना चाहें तो करिए, नहीं तो किसानों की जगह मंत्री और एसीएस का हित अगर सबसे प्यारा है तो भाई उससे क्या कहना है। फिर कागजों में और भाषणों में ऐलान होता रहे आय दुगनी करने का, मौज अपना अफसर और मंत्री मारते रहें। पावर सेंटर में बात अब एक ऐसी खबर की जो है तो पूरी तरह गपशप पर, लेकिन यूपी की ब्यूरोक्रेसी में इसको लेकर बड़ी कानाफूसी है, बड़ी सबकी नज़र है, लेकिन अभी आधे आधे पे मामला है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफर्म नहीं हैं। हम आज इसको स्पष्ट करेंगे। बात यूपी की ब्यूरोक्रेसी की बेहद ताकतवर कुर्सी की, पंचम तल पर बैठे हुए एक अफसर की, जो उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से सरकार की नाक, आँख, कान सब कुछ बना हुआ है। और पिछले 1.5-2 सालों से लगातार ये खबर उड़ती है कि साहब अब जाने वाले हैं, साहब अब जाने वाले हैं, लेकिन वो जाते नहीं हैं, वो यहीं पर हैं। तो इस बार जो मामला है वो हर बार की तरह खाली चंडू खाने तक सीमित होकर नहीं है। इस बार कुछ हुआ है, लेकिन वो थोड़ा होकर ही रह गया है, ये भी नहीं कि वो आर पार हो गया। तो बात आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के कार्यालय में एसीएस शशि प्रकाश गोयल, एसपी गोयल की। एसपी गोयल को लेकर बहुत सारी बातें सरकार के सत्ता के गलियारों में, अफसरों में चल रही हैं कि अब वो दिल्ली की ओर जाने वाले हैं, लेकिन शायद ऐसा अभी तत्कालिक तौर पर होता दिख नहीं रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि उनको जो एनओसी सरकार को देनी है वो फाइल फिर से डंप हो गई है। उस फाइल पर मुख्यमंत्री ने सहमति नहीं जताई है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि शायद वो फाइल पर स्वीकृति मिल गई है और अब एसपी गोयल पंचम तल से निकलकर दिल्ली के किसी महकमे में चले जाएंगे। ये किस्सा हुआ क्यों, ये कहानी आई कैसे, इसके पीछे एक रोचक तथ्य शामिल है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री किसी बात से नाराज़ थे। बार बार एक काम को कहने के बाद वो काम नहीं हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव से खासी नाराज़गी जताई। इसी नाराज़गी के बीच कुछ ऐसी बात आई जिसमें ये हुआ कि अब पंचम तल पर बदलाव किया जाए और एसपी गोयल को दिल्ली के लिए रवाना किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में एक जगह पर मुख्य सचिव का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, उनका भी एक जगह पर नाम है और उस पर हम जिक्र आगे करेंगे। लेकिन बताया जाता है कि आनंद फानन में सीएम के निर्देश पर नियुक्ति विभाग ने एनओसी की फाइल तैयार की थी। फाइल चली, फाइल होते होते मुख्यमंत्री के यहाँ गई, लेकिन इस दौरान 3-4 दिन बीत गया और एसपी गोयल ने इसी बीच पूरे मामले को मैनेज कर लिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उस फाइल पर सहमति नहीं दी, यानी कि अनुमति नहीं दी, और वो सिर्फ अवगत होकर वापस आ गई फाइल। तो स्वाभाविक है कि जो बात चर्चा में आई थी कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है, पंचम तल में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसकी ओर कई लोग निगाह लगाए थे और बहुत तेज़ी से शीर्ष लेवल पर अगले नामों को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई थी कि कौन पंचम तल में जा सकता है। लेकिन वो सब बातें धरी की धरी रह गई और फाइल जब लौटी तो वो दोबारा से नियुक्ति विभाग में जाकर डंप हो गई है। उनकी ये मुस्कुराहट उस समय भी देखी गई जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच इकाना स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला गया। अमूमन
सार्वजनिक स्थानों से दूर रहने वाले गोयल, सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने वाले, इस मैच के दौरान काफ़ी खिलखिलाकर हंसते हुए सबके सामने उनकी तस्वीरें नज़र आई थी। अब बात आती है कि चीफ सेक्रेटरी ने भी इस मामले में मुख्यमंत्री के सामने एक पक्ष रखा, जो गोयल के लिए मददगार साबित हुआ, क्योंकि वो मामला चीफ सेक्रेटरी से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। तो सरकार के अंदर खाने ब्यूरोक्रेसी में एक जो बहुत बड़ा तूफान उठा था, वो धीरे धीरे चुपचाप अफसरों ने मिलकर शांत कर लिया, और वो कोई निर्णय दे पाता, किसी परिणाम पर पहुंचता, उससे पहले उस फाइल को गड्ढे में ले जाके दाब दिया गया, बंद कर दिया गया, मिट्टी पाट दी गई, पड़ गई। इस खबर को सुनने के बाद बहुत सारे अफसर एसपी गोयल की किस्मत पर रंज करेंगे कि काश हमारी किस्मत भी ऐसी होती कि इतना बड़ा धक्का, इतनी बड़ी नाराज़गी, इतनी बड़ी कार्रवाई शुरू होने के बाद भी बंद हो जाए। ऐसी किस्मत सबकी कहाँ, यहाँ तो मिनटों में तमाम प्रमुख सचिवों के विभाग बदल जाते हैं। तो ये सब अपनी अपनी किस्मत है। कोई 6 साल से राज कर रहा है, कोई 6 साल से किनारे पड़ा है, कोई राजस्व परिषद में है, किसी को पूछने वाला कोई खबर नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की बहुत सारी खबरें आती हैं जो लोगों के सामने नहीं आ पाती और चुपचाप गुपचुप होकर रह जाती हैं। तो मैनेजमेंट हर बार जीतता रहा है, कोई नई बात नहीं है। वैसे ब्यूरोक्रेसी में और सरकार के बीच बहुत बार स्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं। खटास आती है, फिर प्यार आ जाता है। अब पंचम तल में भी ऐसी स्थिति है। वो सुपर बॉस तो बने हैं, लेकिन एक चीज़ है, धागे में गांठ एक पड़ गई है, और उस गांठ के पड़ने के बाद जो मन से जो खुलापन था, जो बेझिझक काम होता था, शायद उस पर कुछ अंतर दिखे, क्योंकि अब सरकार का नज़रिया थोड़ा बदला है। तो पावर सेंटर में अब जाते जाते इसी नज़रिए पर आपको कुछ अच्छी लाइनें सुनाकर जाऊंगा कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, जो कल तलक मसीहा थे बीमार नज़र आते हैं। मेरे मालिक ने मोहब्बत का चलन छोड़ दिया, करके बर्बाद उम्मीदों का चमन छोड़ दिया। डूबे रहते थे जो मेरे प्यार में शाम सहर, मेरे चेहरे से नहीं हटती थी कभी जिनकी नज़र, अब मेरी सूरत से वो बेजार नज़र आते हैं। बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं। नमस्कार।